दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि बाबा सिद्दीकी को ही टारगेट क्यों किया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। बाबा सिद्दीकी को मारकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या हासिल करना चाहता है। साथ में यह भी बताऊंगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 टारगेट और कौन कौन से हैं, इस पर भी खुलासा हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे, तमाम आर्टिकल छप रहे हैं। साथ में यह भी बताएंगे कि 8 लाख वाली पिस्टल का रहस्य, और चौथे नंबर पर बताएंगे मनव्वर फारूकी आखिर क्यों चर्चा में है। लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे, गैंग के टारगेट पर क्यों अचानक मनव्वर फारूकी आ गए हैं, इनकी सुरक्षा क्यों बढ़ाई जा रही है। लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे बाबा सिद्दीकी से और ये बताएंगे आखिर क्या हासिल करना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग बाबा सिद्दीकी को मारकर। चलिए समझते हैं, लेकिन सबसे पहले उससे पहले बाबा सिद्दीकी को समझना पड़ेगा, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बारे में जानने से पहले उसके बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। चलिए, बाबा सिद्दीकी का असली नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी है। 13 सितंबर 1958 को बाबा सिद्दीकी का जन्म हुआ था। असली नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी है। बाबा नाम मुंबई में पड़ा। बाबा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बाबा थे ना हिंदू ना मुसलमान, सबके साथ रहते थे, मिलजुल जुल कर रहते थे, सबका भला करने की कोशिश करते थे, पब्लिक में समाज सेवा करते थे, और उसके बाद से पब्लिक ने ये नाम उन्हें दे दिया बाबा। बाबा जियाउद्दीन लोग नहीं नाम लेते थे, सीधे बाबा नाम लेते थे, इसलिए इनका नाम बाबा पड़ा। बाबा सिद्दीकी के पत्नी का नाम शहजीम है और बाबा सिद्दीकी के बेटे का नाम जिशान है। जिशान बांद्रा ईस्ट से विधायक हैं और बेटी का नाम अर्शिया है। पिता अब्दुल रहीम जो थे, बाबा सिद्दीकी के पिता अब्दुल रहीम जो थे, वो गोपालगंज के रहने वाले थे। मतलब बाबा सिद्दीकी का नाता सीधे बिहार से है। गोपालगंज के रहने वाले अब्दुल रहीम थे। अब्दुल रहीम 1700 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और बंबई आ जाते हैं पैसों की तलाश में, अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए और पैसा कमाने के लिए। और शुरुआत हो जाती है मुंबई में। घड़ी की दुकान एक खोलते हैं जहां रिपेयरिंग का काम चलता है। 1977 में बाबा सिद्दीकी राजनीति में आते हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। 1988 में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1992 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पार्षद चुने जाते हैं। 1999 में बांद्रा वेस्ट से पहली बार विधायक चुने जाते हैं। 2004 में भी बांद्रा वेस्ट से चुनाव जीतते हैं और विधायक बनते हैं और बाद में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बन जाते हैं। 2009 में बांद्रा वेस्ट से 3 बार विधायक चुने जाते हैं। 2019 में महाराष्ट्र कमेटी के पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबर बनते हैं और 2024 में अजीत पवार वाली एनसीपी ज्वाइन कर लेते हैं। ये है इनका बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड। 3 बार विधायक, मंत्री और एक बड़ा रुतबा। बाबा सिद्दीकी केवल पॉलिटिकल वजह से नहीं जाने जाते हैं, ये फिल्मी घरानों के गॉडफादर कहे जाते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि डी कंपनी से इनके सॉफ्ट बड़े अच्छे संबंध थे। तमाम मैनेजमेंट जो होता था ऊपर से, जो डी कंपनी का होता था, उस मैनेजमेंट को भी मना करवा देते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारे मुंबई में ये नहीं होगा। ये ऐसा सॉफ्ट था, सबको साथ लेकर चलने का नाम ही था मुंबई में बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी इतनी बड़ी हैसियत रखते थे कि वो सलमान खान और शाहरुख खान को गले मिलवा दिया करते थे। आपने सलमान और शाहरुख का वॉर देखा है कि कटरीना के जन्मदिन के बाद एक पार्टी होती है और उसके बाद से ये वॉर पूरे इंडस्ट्री में चलता है कि सलमान शाहरुख का झगड़ा है और दोनों एक दूसरे के साथ ना तो काम करते हैं ना तो एक दूसरे को काम करने देते हैं। लेकिन बाबा सिद्दीकी अपने इफ्तार पार्टियों के लिए मशहूर थे। वहां उनके इफ्तार पार्टी में ऐसा लगता था कि बॉलीवुड का एक पूरा समंदर, मतलब सभी लोग वहां पर आ गए हैं। क्या छोटा क्या बड़ा, हर बड़ा एक्टर, हर छोटा एक्टर बाबा सिद्दीकी के इफ्तार पार्टी में पहुंच जाता था। ऐसा लगता था कि कोई सिनेमा हॉल में से एक एक कैरेक्टर चुन के, संजय दत्त हो गए, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, मतलब जरीन खान, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वहां पर नहीं पहुंचता था। ये बाबा सिद्दीकी की हैसियत थी। बॉलीवुड में माई बाप कहे जाते थे। किसी पिक्चर में किसी को एक्टिंग दिला देना, काम कर देना, किसी की नौकरी लगवा देना, ये तमाम परोपकार बॉलीवुड में तमाम हीरो हीरोइन पर बाबा सिद्दीकी करते रहते थे। अब बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड का बड़ा नाम। सलमान खान के बाबा सिद्दीकी बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में सलमान खान थे। वहां पर मोदी जी के सामने सलमान खान ने कहा था कि मैं बाबा सिद्दीकी को वोट करता हूं, आप लोग यहां मोदी जी को वोट करो। ऐसी बात कही थी एक इंटरव्यू के दौरान खुलेआम,
उस समय भी बाबा सिद्दीकी का नाम नरेंद्र मोदी के सामने लिया गया था। मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी सलमान खान की। और इससे पहले लॉरेंस ने जब जब सलमान को के ऊपर हमला करने की कोशिश की, चाहे उनके घर के सामने अपार्टमेंट के सामने गोली चलाने की बात आई, चाहे खत लिखने की बात आई, उनके पिता के पास जो खत गया था उसमें जब जब ऐसा आया तब तब बाबा सिद्दीकी ने ठहास बांधी और बाबा सिद्दीकी ने अपने मैनेजमेंट से सलमान की सुरक्षा बढ़ाई, मंत्रिमंडल में बात किया। मतलब बाबा सिद्दीकी का घरेलू संबंध था। लेकिन सलमान जो थे वो बिश्नोई के दुश्मन हैं, तो इस वजह से बाबा सिद्दीकी भी उनका दुश्मन बन गया, क्योंकि बाबा सिद्दीकी लगातार सलमान को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये लॉजिक नंबर 1 बनता है। ये ऐसा नहीं है कि लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक नंबर 2, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी हैसियत रखने वाला आदमी को अगर कोई भी आदमी टारगेट करेगा तो एक दिन में वो नेशनल न्यूज बन जाएगी और उसके बाद से उसका नाम पूरे दुनिया में लिया जाने लगेगा। और अगर वो आदमी बाद में कोई फिरौती मांगता है या बाद में कोई और काम करता है या किसी चीज के लिए और धमकी देता है, तो उस धमकी को बिल्डर हो गए, फिल्मकार हो गए, अदाकार हो गए या जो डायरेक्टर हैं ये लोग हो गए, बड़े सीरियस ढंग से लेंगे। यही काम करती थी डी कंपनी। जब दाऊद की कंपनी थी उसका भी यही काम था कि वो बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर को धमकी देते थे, उनसे पैसा लेते थे, फिरौती मांगते थे। और शायद यही काम लॉरेंस बिश्नोई करना चाहता था, अपने पांव को मुंबई में बाबा सिद्दीकी को मारकर रखना चाहता है। और रखना इसलिए चाहता है कि एक बार बाबा सिद्दीकी को मारा, उसके बाद से पूरा बॉलीवुड जान गया। अब बॉलीवुड में लॉरेंस बिश्नोई किसी भी एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास फोन करेगा तो वो प्रोड्यूसर बताने भी नहीं जाएगा कि हमको लॉरेंस ने फोन किया है और इतना मांग रहा है। पहले भी ऐसा होता था। डी कंपनी के बारे में भी पुलिस को नहीं बताया जाता था कि हमसे इतना मांग रहा है। अब समझिए इनकी सोच ऐसी होती है गैंगस्टर की, वो ये सोचते हैं कि एक पिक्चर 3 घंटे की पिक्चर से एक एक्टर अगर 500 करोड़ कमा रहा है, 200 करोड़ रुपया चार्ज कर रहा है, तो उसमें से मेरा भी हिस्सा होता है। मान लीजिए फला एक्टर ने 200 करोड़ रुपए फीस दी, अब उससे कहेगा 20 करोड़ रुपए दे दो। अब यहां पर लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी को मारा और उसके बाद से ये खौफ पूरे बॉलीवुड में फैल गया। अब लॉरेंस गैंग की धमकी का बड़ा मतलब पूरे बॉलीवुड में, पूरे मुंबई में निकलने लगेगा, क्योंकि वो पैसा कमाने लोग रहते हैं, उनके पास पैसा रहता है और वो देते हैं, और धीरे धीरे ये एक अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन जाता है। और मुंबई में इस समय अंडरवर्ल्ड शांत है, जगह लेने वाला भी कोई नहीं है, तो लॉरेंस उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहा है। लॉजिक नंबर 2 ये है कि एक कि सलमान खान से दुश्मनी, और दूसरा जो रिक्त स्थान की पूर्ति है लॉरेंस गैंग की, अंडरवर्ल्ड की, क्योंकि दाऊद गैंग चला गया है और उसके बाद से मुंबई में कदम रखकर, माया नगरी में कदम रखकर एक मोटे पैसा, एक मोटे फिरौती के लिए मुंबई में लॉरेंस कदम रख सकता है। अब मैं बताऊंगा कि लॉरेंस के टारगेट कौन कौन से हैं जिसकी चर्चा इस समय खूब हो रही है। टारगेट नंबर 1 सलमान खान। इसका कारण है, सलमान खान का जो लॉजिक कारण वो बताते हैं, लॉरेंस बताता है, वो काले हिरण को मारा था इसलिए सलमान खान को हम भी मारेंगे। लगातार अपने इंटरव्यू में कहता है सलमान को मारेंगे, देख लेना मारेंगे। लेकिन इसके पीछे दूसरा कारण यह बताया जाता है कि सलमान खान बॉलीवुड नहीं पूरे देश और दुनिया का एक बड़ा नाम है। अगर सलमान खान के ऊपर टारगेट बनेगी तो न्यूज बड़ी बनेगी, खबर बड़ी बनेगी, इसलिए बिश्नोई की धमकी भी बड़ी बनेगी और उसी धमकी के आड़ में बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। काला हिरण तो सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन बिश्नोई समाज में सच में काले हिरण को लेकर बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है, काले हिरण को लेकर बहुत ज्यादा मान्यता है। बिश्नोई समाज बच्चे की तरह काले हिरण को मानते हैं, इसलिए बार बार ये कहता है लॉरेंस बिश्नोई कि सलमान खान माफी अगर आके मांग ले तो मैं सलमान खान को कभी नहीं मारूंगा। लेकिन सलमान खान आज तक माफी नहीं मांगे। सलमान खान एक बार कह दें कि जाके, जहां पर जोधपुर में ये घटना हुई थी वहां पर जाकर एक मंदिर है, इंटरव्यू में कहता है वो लॉरेंस, ये बातें मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, लॉरेंस इंटरव्यू में कहता है कि जाके एक बार सलमान खान माफी मांग ले, मैं सलमान खान से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। बिश्नोई समाज में हिरण की पूजा की जाती है, लेकिन सलमान ये नहीं करता है, इसलिए सलमान को हम मारेंगे, ये लॉरेंस करता है। टारगेट नंबर 2 पे है
सगुनप्रीत सिंह सुद्धी मूसेवाला का मैनेजर है और लॉरेंस के विरोधी गैंग के शूटरों को इसने पनाह दी थी। सगुनप्रीत सिंह दूसरे नंबर का टारगेट है। तीसरे नंबर के टारगेट पे है मनदीप घालीवाल जो है बम्बीहा गैंग का लीडर है और दूसरा पटियाल गैंग का ये करीबी है और विक्की मुदेखेड़ा जो है उसके हत्या के साजिश रचने वालों में से है, मदद करने वालों में से है। विक्की मधुखेड़ा मैं बता दूं लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त था, कॉलेज के जमाने का दोस्त था और विक्की मधुखेड़ा की हत्या का बदला यह भी कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला को लेकर लिया गया था विक्की मधुखेड़ा का। टारगेट नंबर 4 है कौशल चौधरी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कट्टर दुश्मनी है कौशल चौधरी की, इसलिए टारगेट नंबर 4 पर यह है। टारगेट नंबर 5 है अमित डागर। यह भी विक्की मधुखेड़ा हत्याकांड का साजिश इसी ने रची थी, इसलिए 5वें नंबर के टारगेट पे है अमित डागर। और इसके अलावा लक्की पटियाला, सुखप्रीत सिंह बुद्धा, रश्मि मसाना और गुरप्रीत सिंह सेखे, ये पंजाब के लोग हैं, हरियाणा पंजाब से जुड़े हुए हैं, ये भी लॉरेंस गैंग के टारगेट पे हैं। लेकिन टारगेट नंबर 1 जो है वो सलमान खान है, जिसको हमेशा लॉरेंस लेता रहता है। लॉरेंस अपने बार इंटरव्यू जो देता है उसमें यह कहता है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, पहला बार हम नहीं करते। इस बार भी जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसके बाद जो फेसबुक पे सामने आया उसमें उसने कहा कि हम पहला बार नहीं करते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा, अगर हम दाऊद की कोई मदद करेगा, सलमान खान की मदद करेगा तो वो अपनी तैयारी कर ले, ऐसा फेसबुक पोस्ट में था, आपने शायद पढ़ा होगा। चलिए आगे मैं बताता हूं। ये 6 टारगेट मैंने आपको 5 टारगेट बताए हैं। अब मैं यहां पर आपको ये जो कंपैरिजन दिखा रहा हूं, इस कंपैरिजन से आपको समझ जाएगा कि डी कंपनी और बी कंपनी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अब आप कहेंगे बी कंपनी क्या, तो लॉरेंस बिश्नोई यानी बिश्नोई कंपनी, डी कंपनी यानी दाऊद कंपनी। और डी कंपनी जैसे जैसे काम करती है, एनआईए के कई चार्टशीट में भी कंपैरिजन किया गया है। चार्टशीट में बताया गया है कि लॉरेंस का जो काम करने का तरीका है बिल्कुल दाऊद की तरह है। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट को समझिए और बहुत आसानी से आप चीजों को और अच्छे से समझ जाएंगे। पुलिस कांस्टेबल का लड़का दाऊद भी था और पुलिस कांस्टेबल का लड़का लॉरेंस बिश्नोई है। ये महज एक समानता हो सकती है, लेकिन इत्तेफाक है, मैं इस पे जाता नहीं हूं। लेकिन चर्चा चुकी है, दोनों पुलिस कांस्टेबल के लड़के थे और दोनों अपराध के बड़े नाम बन गए हैं। दोनों ने एक बड़ी कंपनी बना रखी है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं। चलिए, छोटे अपराध से दाऊद इब्राहिम ने शुरुआत की। इसने भी मारपीट धमकी देने से इसने भी अपने अपराध की शुरुआत की, जैसे धमकी देना, फिरौती मांगना, घर खाली करवाना, शराब का काम करना, ड्रग्स का काम करना, ये दाऊद का काम था। और इसका भी सेम यही शुरुआत में काम था, जब ये चुनाव लड़ रहा था, धमकी देना, घर खाली करवाना, अपराधियों को इकट्ठा करना, लोगों से फिरौती मांगना, लॉरेंस का भी काम था। दाऊद इब्राहिम को जब छोटा राजन मिला तो एक बड़ी गैंग बनी। दाऊद इब्राहिम को जब छोटा राजन का साथ मिला, उसी तरह लॉरेंस को जब गोल्डी बरार का साथ मिला तो नेटवर्क बढ़ गया। 90 के दशक में मुंबई के अगल बगल 500 से ज्यादा लोग काम करते थे दाऊद इब्राहिम के लिए, जो दाऊद का शूटर थे, दाऊद के गुर्गे थे, दाऊद के लिए काम करते थे। उसी तरह वर्तमान समय में कहा यह जाता है कि 8 से 900 लोग लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं, जो लॉरेंस के शूटर हैं, गुर्गे हैं, लॉरेंस के लिए जो जान लेने के लिए और देने के लिए दोनों तैयार हैं। चलिए, लॉरेंस का मुख्य काम फिरौती होता था और इसका दाऊद इब्राहिम का काम भी मुख्य काम फिरौती होता था। दाऊद इब्राहिम फिरौती और वसूली के लिए सबसे ज्यादा पैसा बनाया था। लॉरेंस ने भी वर्तमान समय में फिरौती से और धमकी देने से पैसा बनाया है और वो पैसा अब नए ढंग से है। पहले के पैसे कैश में हुआ करते थे, अब क्रिप्टो करेंसी से लेकर बिटकॉइन तक और तमाम मामले किसी अन्य पे के जरिए विदेशों में स्थिर रहते हैं और विदेशों से पैसों का नेटवर्क होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जिससे जेल में बैठे बैठे धमकी देना और उसके बाद से फिरौती मांगना, ये लॉरेंस का काम है। इंटरनेशनल क्राइम
टाइम में ड्रग्स की स्मगलिंग और इंटरनेशनल क्रिमिनल से अच्छी साठ गांठ करना ये लॉरेंस का काम है। सेम यही काम इनका था, दाऊद इब्राहिम का। ये फिल्म डायरेक्टर को धमकी देते थे, एक्टर बड़े बड़े एक्टरों को धमकी देता था और उसके बाद से फिरौती मांगता था, यही इसका मुख्य काम है। तो दोनों में मिलाकर कोई अंतर नहीं है। एक वर्तमान समय में किस देश में है, कहा जाता है कि दाऊद पाकिस्तान में है, लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई जो है वो 9 साल से भारत की ही जेल में बंद है और जेल में बंद होकर अपना एक बड़ा नेटवर्क चला रहा है। आइए अब हम इस चीज को समझते हैं कि कौन सी पिस्टल मिली है जो 8 लाख रुपए की है। लेकिन उससे पहले मनव्वर फारूकी को समझ लेते हैं। मनव्वर फारूकी पर इस समय जान का खतरा मंडरा रहा है। पुलिस ने मनव्वर फारूकी की सुरक्षा बढ़ा दी है क्योंकि पुलिस अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के हिट लिस्ट में मनव्वर फारूकी का नाम है। मनव्वर फारूकी पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, अब शब्द कहे हैं। अब देखिए, इस वाले मामले से मैं भी बहुत ज्यादा परहेज करता हूं और यह मामला किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी भी के धर्म के, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, किसी हिंदू को अधिकार नहीं है कि वो मुस्लिम को कुछ कहे, किसी मुस्लिम को अधिकार नहीं हो हिंदू को कहे, या किसी भी धर्म को किसी भी के धर्म के देवी देवताओं के प्रति मजाक उड़ाने का, उस पर बात करने का, यहां तक कि चर्चा करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। धर्म एक प्राइवेट विषय होता है जो हर आदमी के अंदर होता है। मेरी पूजा पद्धति आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, मेरा मानना आपका मानना अलग हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि हम आपका मजाक उड़ाएं और आप हमारा मजाक उड़ाएं। इसी मजाक उड़ाने की प्रक्रिया में बहुत सारे बवाल होते हैं। बहराइच इस समय उसका जीता जागता उदाहरण है और देश में अब तक इस तरह के हजारों दंगे हो चुके हैं जो सिर्फ एक दूसरे का मजाक उड़ाने से होता है। अब मजाक, आप इतने तो ज्ञानी हो नहीं गए हैं कि आप दूसरे के धर्म के बारे में कितना जानते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म का, कोई हिंदू मुस्लिम का मजाक उड़ा रहा हो या कोई मुस्लिम हिंदू का मजाक उड़ा रहा हो, ये दोनों रूप से कहीं भी जायज नहीं होता है, लेकिन लोग इस बात पे मानते नहीं हैं और इसी तरह फंस जाते हैं। वही स्थिति मनव्वर फारूकी के साथ हुई है। मनव्वर फारूकी अपने एक शो में मजाक कॉमेडियन है, तो मजाक मजाक में हिंदू देवी देवताओं का उसमें मजाक उड़ा दिए। लॉरेंस बिश्नोई को यह बात खटक गई। उसी दिन से लॉरेंस बिश्नोई टारगेट में है। और दूसरा कारण यह था कि ये मनव्वर फारूकी सलमान के करीबी हैं। बिग बॉस 17 मनव्वर फारूकी ने जीता है और ये कारण है। और ये भी कहा जाता है कि इसमें सलमान खान का एक बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि बिग बॉस 17 में और भी कंटेस्टेंट थे जो जीत सकते थे, लेकिन मनव्वर को जिताया गया है एक सिंपैथी की वजह से। लॉरेंस इस बात को भी समझता था। यही कारण है कि लॉरेंस ने मनव्वर फारूकी को निशाना बनाया है और धमकी दी जा रही है, ऐसा तमाम आर्टिकल का दावा है। और हालांकि मुंबई पुलिस ने भी इस विषय पर कहा था और फिलहाल लॉरेंस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चलिए अब इसको समझते हैं, पिस्टल वाली बात को। ये पिस्टल देखिए, इस पिस्टल को कहते हैं ग्लॉक पिस्टल। इसी पिस्टल से बाबा सिद्दीकी को मारा गया था। ये पिस्टल आप देख लीजिए, यही पिस्टल है। ये पिस्टल छोटी और हल्की होती है। इसमें 33 राउंड गोलियां फायर होती हैं, 33 बार गोली चलाई जा सकती है, बहुत हल्की होती है। 50 मीटर के अंदर जो है किसी को भी मारा जा सकता है और इसकी कीमत जो है वो 8 से 15 लाख रुपए तक होती है। अब ये देखिए, अब ये दो लोग हैं, ये फरार हैं। 3 लोग इसमें शामिल थे। पहले का नाम था गुरमैल सिंह जो हरियाणा से था, और दूसरे का नाम धर्मराज कश्यप, और तीसरे का नाम शिव कुमार। ये दोनों उत्तर प्रदेश के बहराइच से रहने वाले हैं। अब इसमें 2 ठो जो है, ये और ये बहराइच के रहने वाले हैं। ये कबाड़ी थे, कबाड़ का काम करते थे। ये 12 लाख की पिस्टल कहां से लाएंगे? अब अंदाजा लगाइए कि 12 लाख की पिस्टल किसने दिया होगा। हालांकि एक फरार है, 2 गिरफ्तार हैं। पुलिस लगातार गिरफ्तारी कर रही है। इस मामले में 4-5 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह बनता है कि 12 लाख रुपए की पिस्टल आई कहां से, कौन दिया, फंडिंग कहां से थी, किसके कहने पे किया गया? क्योंकि कबाड़ का काम करने वाले लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं अगर पीछे से एक बड़ा गिरोह, एक बड़ा व्यक्ति काम ना कर रहा हो। अब कहा जाता है कि लॉरेंस यही करता है। लॉरेंस ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को अपनी गुर्गों की मदद से उठाता है, उन्हें समझाता है, उन्हें बड़े सपने दिखाता है कि ये क्या
कर रहे हो कबाड़ का काम, हमारे लिए काम करो, ये गंदा काम करता है, ये है, ये है, ये है, और इसको ये कर दो, ये कर दो, मैं तुम्हारी जिंदगी चुटकियों में सेट कर दूंगा। सपने तो यहां तक दिखाए जाते हैं कि जेल में जाने के बाद वकील की व्यवस्था, जेल में कोई मेरे नाम की वजह से तुम्हें टच नहीं कर पाएगा, उसके बाद से 4-5 साल तुम अंदर ठाट के साथ रहना, घूमना फिरना बना रहेगा, और उसके बाद से सारी व्यवस्थाएं ठीक रही तो 4-5 साल बाद जब माहौल शांत हो जाएगा जमानत करा देंगे, और जमानत के बाद जो है नेपाल के रास्ते कनाडा आपको शिफ्ट करा देंगे या किसी और देश में शिफ्ट करा देंगे, इस कबाड़ के काम से मुक्ति दिला देंगे। शायद यही कहानी इसके साथ भी रची गई है। ऐसी कहानियां होती हैं, ये कहानियां कितनी सही है ये मैं ये नहीं दावा कर रहा हूं कि यही कहानी इसके साथ हुई होगी, लेकिन तमाम जो क्राइम को लिखते पढ़ते हैं वो बताते हैं कि इसी तरह के बहकावे दिए जाते हैं, इसी तरह के बहकावे आतंकवादी संगठन भी देते हैं, उसमें कई धार्मिक बातें भी कही जाती हैं, कई पैसे वाली बातें भी कही जाती हैं, कई देश के प्रति या दूसरे देश के प्रति नफरत भी दिलाया जाता है। तो ये सब तमाम बातें बहकावे में किया जाता है, और इसमें जो लोग शामिल होते हैं उनकी उम्र जो होती है वो बहुत यंग होती है, बहुत कम होती है। इसमें भी ये सब 18-19 साल के लड़के हैं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो लॉरेंस पे, बाबा सिद्दीकी पे दी गई जानकारी मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अगर आप ज्वाइन बटन पे जाएंगे तो और अच्छा होगा, उससे हमें समर्थन मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।